Hello students, welcome back. In our previous video, we saw the unification of Germany. Now today, in this video, we will see the unification of Italy. You see, this is the map of Italy. इस मैप को समझना ज़रूरी है यूनिफिकेशन ऑफ इटली को पढ़ने से पहले। तो इसे समझते हैं। चूंकि इटली जो थी वो डिवाइडेड थी, डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट रूलर्स रूल कर रहे थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिवाइड इटली इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले नॉर्दर्न पार्ट विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। Central part is known as Papal State, clearly visible. See this map carefully. Central part was called Papal State, means here there was the rule of Pope. जो चर्च ऑफिशियल थे, जो पोप हुआ करते थे, उनका शासन था यहाँ पर. And the southern part was ruled by Spanish Bourbon dynasty. Actually, it was called the Kingdom of Two Sicilies. और अब आप अपने लेफ्ट साइड में देखिए, 2 आइलैंड्स आर देयर. ये पेडमोंट सार्डिनिया है. और जो आज हम ये पूरा यूनिफाइड इटली देखते हैं, हमने भी देखा कि नॉर्दर्न पार्ट पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था. सेंट्रल पार्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप. सदर्न पार्ट द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज वर रूल्ड बाय स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी. एक्चुअल में पिडमंट सार्डिनिया ही वो टेरिटरी थी, वो एरिया था इटली का, जहां पर एक्चुअल इटालियन मोनार्क का शासन था, जो कि थे किंग विक्टर एमैनुअल सेकेंड. पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे पहले नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो रिवोल्यूशनरीज प्रमोट करते थे, नेशनलिस्ट उसको लेकर आगे बढ़ते थे. लेकिन अब ग्रेजुअली विद द पासेस ऑफ टाइम कंजर्वेटिव्स भी उसको एक्सेप्ट करने लगे और इसमें उनका फायदा था. तो यहां पर भी जो किंग थे विक्टर एमैनुअल सेकेंड, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इटली का यूनिफिकेशन कर दिया जाए, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो श्योर हो जाए. इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए श्योर हो जाएगा कि यूनिफाइड वे में हम अच्छा ग्रोथ कर सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे, और साथ ही साथ उनका खुद का शासन बना रह जाएगा, लोगों की सिंपैथी मिलेगी उनको. तो ऐसा सोच करके उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली की प्रोसेस को स्टार्ट किया. और अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में कौन वो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थी जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया. तो गुज़ेपे मज़िनी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं अंडर द टॉपिक न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. दूसरे नंबर पर हैं किंग विक्टर एमैनुअल सेकेंड, क्योंकि सबसे पहले मज़िनी ने ये बात सोची थी कि यूनिफिकेशन होना चाहिए. वो सफल नहीं रहे, वो अलग की चीज है, लेकिन शुरुआत उन्होंने ही की थी. उसके बाद किंग विक्टर एमैनुअल सेकेंड ने ये डिसाइड किया कि जस्ट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट and to retain his position, he decided to start the process of unification of Italy. और ये काम की जिम्मेदारी उन्होंने किसको दी? अपने चीफ मिनिस्टर काउंट केवर को. एंड फाइनली गैरिबल्डी ने भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली में. अब हम इनको 1 by 1 पढ़ते हैं. सेम स्लाइड हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो में. ये सीक्रेट सोसाइटीज बनाते थे, इंस्पायर करते थे लोगों को. यहां पर एक रिकॉल के लिए मैंने आपको ये फिर से यहां मैं दिखा रही हूं. और उनकी एक जो इंपॉर्टेंट बात, ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड. इनका कहना था कि ईश्वर ने ये अधिकार दिया हुआ है कि हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी कॉमन आइडेंटिटी की बेसिस पर
एक नेशन स्टेट बना करके, और वहां हम एक हैप्पी, पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ को जी सकते हैं। और चूंकि ये सीक्रेट सोसाइटीज बनाते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे, और रिवॉल्यूशन के प्रयास में इन्हें एग्जाइल भी कर दिया गया था, तो इनके बारे में मैटरनिक जो था वो जो स्टेटमेंट इशू किया था कि ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, क्योंकि मैटरनिक चेंजेस नहीं चाहता था। तो गैरिबल्डी ने जो प्रयास, गुजेपी मजीनी ने जो प्रयास किया, भले ही वो सफल ना हुआ हो, लेकिन उसने एक नींव रख दी थी, एक उम्मीद की किरण जगा दी थी लोगों के अंदर कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज पॉसिबल। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं अपने रिवोल्ट ऑफ 1857 से। रिवोल्ट ऑफ 1857 में कोई भी भारत के लिए नहीं लड़ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी, डिफरेंट लीडर्स थे, वो अपने अपनी टेरिटरीज और किंगडम्स के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वो पहला मास मूवमेंट था, पहला रिवोल्ट था अगेंस्ट एनी फॉरेन डोमिनेंस। और उसने ये उम्मीद दी भारतीयों को कि अगर हम यूनाइट हो जाएं तो हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक वही काम मजीनी ने किया इटली के लिए, तो इनके कंट्रीब्यूशन से इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कैवियोर को। अभी मैंने आपको बताया विक्टर एमेनुएल सेकंड चाहते थे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर कैवर को दी। ही वॉज नाइदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ये किसी तरीके के ग्रुप में नहीं थे, लेकिन चूंकि राजा ने इनको जिम्मेदारी दी कि तुम्हें इटली को यूनिफाई करना है, तो इन्होंने क्या किया? ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। और सबसे अच्छी बात यह है कि ही वॉज अ ग्रेट डिप्लोमेट एंड हैड ग्रेट रिलेशंस विद फ्रांस। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जो उन दिनों एलाइट ग्रुप हुआ करता था, जो मोनार्की होती थी, जो ऑल ओवर यूरोप जो मोनार्की होती थी, मोस्टली द एलाइट ग्रुप वो जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। इनकी भी इटालियन से ज्यादा फ्रेंच लैंग्वेज पर इनकी पकड़ थी, और डिप्लोमेट तो ये थे ही। इन्होंने क्या किया कि फ्रांस की हेल्प ली, और फ्रांस की हेल्प से जो नॉर्दर्न पार्ट था इटली का, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूलर्स, वहां पर इन्होंने रिवॉल्यूशन कराया, और फ्रांस की मदद से उस नॉर्दर्न पार्ट को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, मतलब पिडमोंट सार्डिनिया के अंडर में आ गया। ऑस्ट्रियन कंट्रोल जो था वहां पे वो खत्म हो गया। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली जो था, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, नाउ इट बिकेम द पार्ट ऑफ पिडमोंट सार्डिनिया। ये कंट्रीब्यूशन था कैवियोर का। अब हम देखते हैं गैरिबल्डी। गैरिबल्डी ने क्या किया? विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स ही वॉज सक्सेसफुल टू ड्राइव आउट स्पेनिश रूल। ये क्या किए? सदर्न पार्ट ऑफ इटली में गए, जिसे हम द किंगडम ऑफ टू सिसलीज के नाम से जानते हैं। वहां गए, वहां की स्थिति बहुत मिजरेबल थी। वहां के जो लोग थे उनके अंदर इलिटरेसी बिल्कुल मैक्सिमम पर थी, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा थी, इलिटरेट थे वो, और क्या हो रहा है बाकी की देश दुनिया में उससे बिल्कुल बेखबर, अनअवेयर। यहां तक कि उनको लिबरल नेशनलिज्म के बारे में भी कोई कंसेप्ट नहीं था। और जब गैरिबल्डी ने उन्हें प्रोवोक किया, उन्हें रिवॉल्यूशन के लिए मोटिवेट किया, जब उनकी सपोर्ट की नीड बताई उनको कि उन्हें इस स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी के खिलाफ खड़ा होना है, तो वो एक टर्म यूज करते थे वहां पर। तुम्हारी एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है, ला चालिया। इसका मतलब होता है इटली,
ठीक है, जैसे हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं या वंदे मातरम बोलते हैं, तो एक हमारा पैट्रियोटिज्म दिखाता है ना अपने देश के प्रति, तो वैसे ही वहां के लोग ला तालिया बोलते थे। लेकिन ये जो किंगडम ऑफ टू सिसलीज के लोग थे वो इतने ज्यादा अनअवेयर थे कि उन्हें लगा कि इस वर्ड की मीनिंग होती है कि विक्टर एमेनुएल की वाइफ, और हो सकता है कि उनकी वाइफ को किसी ने बंदी बना लिया है या उनकी जान को खतरा है, तो उनकी वाइफ को बचाने के लिए हम लोगों को रिवोल्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हमें अपने राजा की फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, तो इसलिए हमें गैरिबल्डी का साथ देना चाहिए। इमेजिन करो कितनी ज्यादा अनअवेयरनेस थी उनके अंदर, कितना ज्यादा बैकवर्ड थे, कितने ज्यादा इलिटरेट थे, कि उन्हें नहीं पता कि ये जो यूनिफिकेशन की लड़ाई हो रही है ये उन्हीं के लिए हो रही है। और उन्होंने होल हार्टेडली गैरिबल्डी को सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट से जो सदर्न पार्ट ऑफ इटली था, दैट वाज नेम्ड एज द किंगडम ऑफ टू सिसलीज, दैट बिकेम द पार्ट ऑफ पिडमोंट सार्डिनिया। तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का जो पार्ट था वो कैवियोर ने पिडमोंट सार्डिनिया में मर्ज करा दिया, गैरिबाल्डी ने सदर्न पार्ट को पिडमोंट सार्डिनिया में मर्ज करा दिया। अब बचता है सेंट्रल पार्ट, तो अब नॉर्थ से और साउथ से दोनों ही जगह से अब तो किंग विक्टर एमेनुएल का शासन हो गया। अब जो पेपल स्टेट था उन्होंने फाइनली अपने पावर को डाइल्यूट कर दिया विदाउट एनी वॉर, एंड दिस वाज द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। डाउट की कंडीशन में आप क्वेरी कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू एवरीवन।